सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड एटम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं। ये चैप्टर आपका सबसे इजिएस्ट चैप्टर है, आपके फिजिक्स का कह सकते हो। और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन में आपका न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, जो पार्ट होता है वो थ्योरेटिकल पार्ट होता है। और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आने का चांस होता है वो मैक्सिमम 4 मार्क्स का होता है। एक एमसीक्यू आ सकता है और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो मैक्सिमम पार्ट आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, तो कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। तो चैप्टर को कोई भी स्टूडेंट, मैं कहता हूँ कि सबसे पहले इस चैप्टर को हर स्टूडेंट को जरूर करके जाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट करंट कैरिंग हैविंग इन टर्न्स। कहता है कि जब भी एक लूप में हमने पढ़ा था कि जिससे कभी भी एक करंट कैरिंग लूप में अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो उसके चलते एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब क्या कहता है, इसी मैग्नेटिक फील्ड को की हेल्प से एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, इसको लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखते हैं, तो उसको हम लोगों ने बोला था इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। अब ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को इक्वल एंड अपोजिट पोल को एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखते हैं, जिसको लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे हम बात करते हैं इन केस अगर बात करो एक मैग्नेट, मुझे पता है एक मैग्नेट होता है, तो इस मैग्नेट में क्या होता है, इस मैग्नेट में दो पोल होते हैं। कौन कौन से पोल होते हैं? एक पोल का होता है हमारा, एक को लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, एक को बोलते हैं हम लोग साउथ पोल। ठीक है, तो ये और इनके बीच भी क्या होता है, एक स्मॉल डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक डाइपोल को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हम जब डिफाइन करते हैं तो कैसे बोलते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम इक्वल टू होता है। तो जैसे मान लो यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल का हम लोग बोलते हैं इसका एक पोल स्ट्रेंथ है, इसको बोलते हैं प्लस एम। एक साउथ पोल है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना, इसको मानते हैं माइनस एम। सिंपली क्या करना, नॉर्थ पोल को एज्यूम करना एज ए प्लस चार्ज और साउथ पोल को एज्यूम करना एज ए माइनस चार्ज। बस वहाँ पर चार्ज क्यों होता है, यहाँ पे इसको हम एम से डिनोट करते हैं। तो वहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो बन जाएगा एम इंटू एल, है ना। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। कब बोलते हैं? जब हमारे पास कैसा हो, जब हमारे पास मैग्नेट हो। तो मैग्नेट को तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं, मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट को या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, जैसे मान लो यहाँ पर करंट फायर फ्लो कर रहा है, तो देखो अगर करंट फ्लो कर रहा है अगर एंटी क्लॉकवाइज में, तो हमें पता था इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनता था वो कहाँ बनता था, ऊपर की ओर। तो हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है इसका डायरेक्शन भी क्या होता है, सेम होता है। जिधर हमारा करंट फ्लो करेगा उधर ही हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भी होगा। ठीक। अब वैसे करंट का डायरेक्शन अगर नीचे हो जाए, यानी जब करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाए हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। मतलब जिधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होता है उधर ही हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है। अब मैं डिफाइन कैसे करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को, क्योंकि यहाँ पर तो कोई पोल तो है नहीं, पोल स्ट्रेंथ नहीं है, प्लस एम माइनस एम तो है नहीं। तो यहाँ पर हम चीज़ों को कैसे डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे? तो मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन करने का फॉर्मूला होता है कि अगर ये लूप है तो इस लूप का अपना एक एरिया होगा, है ना। मैंने कहा कि अगर ये लूप है तो इस लूप का अपना एक एरिया होगा, और ये जो लूप है इसमें से करंट जो फ्लो कर रहा है वो अगर आई है, तो हम जो मैग्नेटिक मोमेंट को हम डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं एम इक्वल टू, हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन करेंगे एम इज इक्वल टू करंट आई इंटू एरिया, है ना। करंट आई इंटू एरिया, इसी को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, सिंपल क्या होगा, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है आई और इसका जो एरिया हो गया ए, तो करंट आई इंटू एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का ये सेट फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्टली आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना और इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम में आगे बालों का इसका आपसे पूछा जाए कि इसका बताओ इसका यूनिट क्या होता है, तो हम इसका यूनिट भी हम जा सकते हैं कि इसका यूनिट होता क्या होता है, करंट का यूनिट जाता है एम्पियर और ए का यूनिट जाता है मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा यूनिट इसका मैग्नेटिक मोमेंट का। बात समझ आ गया? अगर इसमें अगर एन टर्न्स हो जाए, एन टर्न्स करने का मतलब होता है कि हमारे पास जो लूप है कुछ स्टेप्स हो जाए, इसमें अगर कितने टर्न्स है, अगर एन टर्न्स हो जाए, ठीक, और एरिया ए है और करंट में फ्लो कर अगर आई है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा वो सिंपली क्या करेंगे, हम एन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू एन टर्न्स ऑफ कॉइल। बात समझ जाएगा? इसको सिंपल होता है मैग्नेटिक मोमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक पोल ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल। अभी मैंने कहा था मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, तो मैंने कहा था कि मान लो अगर हमारे पास दो एक प्लस डाइपोल है और एक पोल स्ट्रेंथ का एक स्ट्रेंथ है वो हमारा माइनस एम है, जिसको हमने बोला था नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कह रहा है ये जो मैग्नेट हो गया, है ना, ये हमारा मैग्नेट हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक, इसको बोलते हैं मैग्नेट। और इसके बीच का स्मॉल डिस्टेंस अगर एल है तो इस पूरे को हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। कह रहा है कि हमसे यहाँ पर कि इसके चलते अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, कहाँ पर, जैसा कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल में, कहाँ कहाँ पढ़ा था कि इसके सेंटर पॉइंट से, इस मैग्नेट के सेंटर पॉइंट से अगर हम आर डिस्टेंस जाते हैं, कहाँ पर, इसके एक्सियल लाइन पर। इस लाइन को हमने क्या बोला था, इस लाइन को हमने बोला था एक्सियल लाइन, इस लाइन को बोला था हमने, इस लाइन को हमने बोला था एक्सियल लाइन, और इस लाइन को हमने बोला था, इस लाइन का नाम था हमारा, इसको बोला था हमने इक्विटोरियल लाइन। ठीक, तो कह रहा है कि अगर हमसे अगर आर डिस्टेंस पर
आर डिस्टेंस पर अगर हम एक पी पॉइंट लेते हैं, है ना, एक हम पॉइंट यहाँ लेते हैं, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम डिनोट करेंगे बी ए से। ये हो गया एक्सेल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड। और इसी के सेंटर से अगर हम आर डिस्टेंस अगर ऊपर जाएं, है ना, और डिस्टेंस ऊपर जाएं और इस पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसको हम डिनोट करते हैं बी ई से, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो दोनों फील्ड पर जो वैल्यू होगी इक्वेटोरियल पॉइंट पर और एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस मैग्नेट के चलते, उसका फॉर्मूला ये होता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसा हमने पढ़ा था वहां पर सेम फॉर्मूला ऐसा ही है। ठीक है, तो बुका बी नॉट बाई 4 पाई 2m/r3, और इक्वेटोरियल लाइन पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई m डिवाइड बाई r3। यानी अगर आपसे यहाँ कभी रेशियो पूछा जाए तो एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है सेम डिस्टेंस r पर, इसका रेशियो होता है वो 2:1 होता है। ऐसे कहीं आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था ऐसे कि ई ए बाई ई का रेशियो भी कितना आया था 2/a। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। नेक्स्ट आते हैं, आता है टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने बताया था जब टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वहां पर फॉर्मूला लिखा था m इक्वल टॉर्क इक्वल टू m क्रॉस b, जहां पर m का फॉर्मूला क्या था, जहां पर हमारा m हो जाएगा वो हो जाएगा करंट इनटू एरिया, यानी आई ए क्रॉस बी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आई ए क्रॉस बी लिख सकते हैं इसको, जहां पर हमारा ए हो गया एरिया वेक्टर, बी हो जाएगा ऐसे, या फिर हम चाहते हैं इसी को और कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं आई इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, आई इंटू ए इंटू बी साइन थीटा, इसको इस फॉर्म में भी हम चाहे तो लिख सकते हैं। किस चीज को हम लिख सकते हैं, टॉर्क को, यानी टॉर्क का फॉर्मूला हमारा ये भी होगा, है ना। जब हमने क्या किया, सिंपली हमने क्या किया है कि जहां पर m था उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया आई इंटू ए, देखिए हमारा मैग्नेटिक मोमेंट था। ठीक है, याद रखना। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा एम बी साइन थीटा। जैसा आपने पढ़ा होगा टॉर्क में इन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम थोड़ा सा अगर कंपेयर करें बगल में साइड में अगर कंपेयर करते हैं तो हमने टॉर्क का वहां फॉर्मूला पढ़ता, टॉर्क इक्वल टू, वहां पर क्या लिखा था, वहां लिखा था हमने P क्रॉस ई, यहाँ पर क्या हो जाएगा M क्रॉस B, वहां पर हम लिखते थे इसको, टॉर्क का फॉर्मूला हो गया था पी ई साइन थीटा, यहाँ पर क्या बन जाएगा एम बी साइन थीटा। मतलब सिंपली क्या करना है, आप P को रिप्लेस कर दो यहाँ पर M से और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस कर देना B से, बस बाकी सब कुछ सेम है। तो ये हो गया हमारा टॉर्क का फॉर्मूला। इस टॉर्क वाले फॉर्मूलों को अच्छे से याद रखना। अब इससे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है। तो टॉर्क की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है जब थीटा कितना हो जाए 90, है ना। जब थीटा हो जाएगा 90 उसमें टॉर्क की वैल्यू कितनी रहेगी, उसमें टॉर्क की वैल्यू होगी मैक्सिमम, ना। जब थीटा हो जाएगा मैक्सिमम उसमें टॉर्क की वैल्यू होगी मैक्सिमम, और इस मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू होती है एम बी। जब एंगल थीटा हो जाएगा 0 डिग्री या 180 डिग्री उसमें टॉर्क हमारा सबसे कम होता है और 0 होता है, और उसमें टॉर्क की वैल्यू होती है वो कितने होगी, 0 हो गए। कब होगा, जब एंगल 0 होगा और 180 डिग्री होगा उसमें टॉर्क हो जाता है हमारा 0, और मैक्सिमम कब होता है, जब एंगल होगा 90 डिग्री। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो याद रखना हमेशा, आपको याद करने पड़ते हैं कि डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक डाइपोल को, है ना, एक मैग्नेटिक डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स लगता है वो 0 होता है ना। और टॉर्क लिखना टॉर्क नॉट 0, लिखना टॉर्क नॉट 0, जल्दी याद रखना। क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने टॉर्क एक डाइपोल को रखा है किसी एंगल थीटा पर, किसी भी एंगल थीटा पर, अगर थीटा पर रखा है तो फोर्स तो हमेशा 0 होता है लेकिन टॉर्क की वैल्यू 0 नहीं होती है, इस बात को याद रखना। मतलब टॉर्क नॉट इक्वल टू 0 किसके लिए, जब फील्ड कैसा हो, जब व्हेन फील्ड इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक समान, इसको चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। जब ये हमारा डाइपोल कैसा कहां पर रखा जाए, एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रहा तो फोर्स भी 0 नहीं होगा, फोर्स नॉट भी 0 एंड टॉर्क नॉट भी 0। तब उस केस में कोई 0 नहीं होता है, दोनों की वैल्यू होती है। मतलब उस केस में हम बोलेंगे कि हमारा फोर्स भी, नेट फोर्स भी 0 नहीं होगा और टॉर्क भी 0 नहीं होगा। याद रखना ये क्वेश्चन एमसीक्यू में अक्सर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही याद रखना और कुछ नहीं, सेम आ जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसा। नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को याद रखना, जनरली आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी भी कुछ ऐसा ही है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है। कैसे, कहता है कि जैसे थोड़ा सा चेंज बस ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट और सोलेनोइड फॉर्म ए कंटिन्यूअस क्लोज लूप, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा क्लोज लूप बनाती है। यही एक डिफरेंस हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज लूप। ये हमेशा क्लोज लूप बनाएगा, मतलब ये जब भी बनेगा तो इसका ऐसा क्लोज लूप बनेगा, है ना, इस टाइप का क्लोज लूप बनना चाहिए, ये हमेशा फॉर्म करता है।
ये हमेशा बनाएगा। कौन हमारा? ये बनाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सेकंड पॉइंट आता है द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी किसी भी, अगर हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड अगर कुछ ऐसे जा रहा है, क्लोज लूप बना रहा है, तो हम कहते हैं कि अगर किसी एक पॉइंट पर हम चाहते हैं कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, तो कहता है इस पॉइंट पर ड्रॉ कर दो टेंजेंट। ये बताएगा, दिस टेंजेंट हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जिसको बोलते हैं स्पर्शरेखा बोलते हैं टेंजेंट। पॉइंट नंबर 3 आता है, इसको बोलते हैं द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी किसी एरिया से जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा, हम बोलेंगे वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज़्यादा है। जैसे अगर हम ऐसे बनाते हैं, कुछ हमने ऐसे बना दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारा कुछ ऐसे बन रहा है। मैंने कहा कि मान लो जैसे एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर एक एरिया, हमने एक इतना बड़ा एरिया लिया, यहाँ से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है? 4। अगर इसी एरिया को अगर हम यहाँ शिफ्ट कर दें, इसी सेम चीज़ को अगर हम यहाँ पर शिफ्ट कर दें, तो यहाँ से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है? 2, है ना। कितनी फील्ड लाइंस कर रही है? तो पहले क्रॉस कर रहा था कितना? 4 फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही थी, और यहाँ पर कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है? सिर्फ 2 क्रॉस कर रही है। कब? जब दोनों का एरिया लगभग सेम है। तो बोलते हैं जहाँ पर भीड़ ज़्यादा होगी, जहाँ पर क्राउड ज़्यादा होगा, वहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो स्ट्रांग होगा। मतलब यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग है ना। यहाँ पे स्ट्रांग बनेगा, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वीक है। सिंपल सी बात है, समझ आ जाएगा ऐसे करके। जहाँ पर फील्ड लाइन ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रांग, जहाँ पर फील्ड लाइन्स कम वहाँ पर वीक। पॉइंट नंबर 4 आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर जस्ट लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट करती हैं, काटती नहीं है, वैसे भी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर, यानी एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। अब यहाँ तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको थोड़ी सी याद रखनी है मैग्नेटाइजेशन में। ये भी आपका क्वेश्चन आएगा तो एमसीक्यू में आता है, डायरेक्टली इसका फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा मैग्नेटाइजेशन पे। नहीं आएगा तो ज़्यादा, तो आपसे इस पे 1 मार्क्स का पूछ लिया जाता है कभी कभी इस पे, है ना। आइदर से आपने एमसीक्यू पूछ लिया जाएगा, नहीं तो आपसे जो क्वेश्चन आएगा वो 1 मार्क्स में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ जाता है, इसका डेफिनेशन वगैरह पूछ लेते हैं कभी कभी। क्या होता है मैग्नेटाइजेशन? कहता है कि व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड then induced dipole moment per unit volume of that material is known as intensity of magnetization, या सिंपली इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। अब कहने का मतलब क्या है इसका? सिंपल सा मतलब ये है कि मान लो अगर यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, है ना, यहाँ पर हम देखा एक मैग्नेटिक फील्ड, कह रहा है इसके बीच में हमने हम एक सब्सटेंस रख देते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कभी भी अगर एक आयरन जब भी एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट में आता है तो वो भी एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। क्यों होता है? इसका रीजन ये है। तो कहता है जैसे मान लो अगर यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड अगर पहले से है ना, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड अगर पहले से है, कह रहा है इसमें हमने क्या किया, एक मटेरियल को ला के रख दिया, है ना। अब कौन सा मटेरियल होगा इस पर भी डिफाइन करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक तो नहीं बनता है, लेकिन आयरन, एक लोहा होगा, एक आयरन होगा, वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर जाता है जब वो एक मैग्नेट के कॉन्टैक्ट में आता है। लेकिन एक प्लास्टिक कभी भी मैग्नेट के जैसा बिहेव नहीं करेगा। अगर वो एक मैग्नेट के कॉन्टैक्ट में आ जाए फिर भी, एक मैग्नेट के कॉन्टैक्ट में आ जाए फिर भी, एक प्लास्टिक कभी भी मैग्नेट के जैसा बिहेव नहीं करता है, लेकिन आयरन बिहेव करता है। रीजन होगा क्यों? क्योंकि डिफरेंट मटेरियल से बने हैं। उसको बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है। सिंपल बात करते हैं, हमने ऐसे मैग्नेट रखा, तो जैसे ही मैग्नेट रखते हैं क्या होता है, इसके अंदर, है ना, इसके इनसाइड में क्या होता है, इसके अंदर में क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, इसके अंदर हम बोलते हैं ना कि जो भी हमारा मटेरियल है वो स्मॉल मैग्नेट से मिलकर बना है। क्या बोला है? हमने बोला कि स्मॉल मैग्नेट से बना है। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रहते हैं, ये सारे मैग्नेट क्या होता है, इंड्यूस हो जाते हैं, है ना। इनका डायरेक्शन ऐसे हो सकता है या सेम डायरेक्शन भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये छोटे छोटे हमारे को डाइपोल, है ना, क्या हो गया, छोटे छोटे डाइपोल हो गए। जैसे मैंने कहा था कि एक अगर नॉर्थ पोल है और अगर एक साउथ पोल है ना, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये हो गया स्मॉल डाइपोल। तो इसको डिनोट करते हैं, इसका डायरेक्शन होता है हमेशा साउथ से, कहाँ होता है, नॉर्थ पोल। कहाँ से होगा, साउथ से हमेशा होता है नॉर्थ पोल, यह भी याद रखना। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, मैग्नेट भी कहाँ होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, यही होता है। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हमने बोला इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, है ना। तो कहता है पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा, इस चीज को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कब? जब एक मैग्नेटिक किसी भी सब्सटेंस को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब। तो कहता है व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड, है ना, इस फील्ड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, है ना। ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड कौन है, जो मैग्नेट बनाएगा वो कौन है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। और कौन बनेगा यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल है कौन, ये जो आयरन है ना, ये हमारा है मैग्नेटिक मटेरियल है। इसको बोलेंगे ये हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक मटेरियल, जिसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम रख रहे हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आई, इसको डिनोट करते हैं आई से, और फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, का नाम मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या सिंपली बोलते हैं इसको मैग्नेटाइजेशन। यूनिट क्या होता है, यूनिट याद रखना, इसका होता है एम्पियर पर मीटर, है ना, एम्पियर पर मीटर इधर, इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर हो जाएगा इसका यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, है ना, ये अलग है। इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं, ये अलग होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसको हम डिनोट करते हैं एच से। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम एच से डिनोट करते हैं। अब ये है कौन, तो हमने जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाया था ब्लू कलर से, इसी को बोलते हैं, है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया, जिस मैग्नेटिक फील्ड में हम रखे थे, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसी की इंटेंसिटी को बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, है ना। जिस फील्ड में हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल को रखा था, तो जो ब्लू कलर से बनाया एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इसी की इंटेंसिटी को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो कहता है कि फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इन विच ए मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड फॉर मैग्नेटाइजेशन, उसको मैग्नेट बनाने के लिए, आयरन को मैग्नेट बनाने के लिए इसको हम जिस फील्ड में रखेंगे उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं एच से, और फॉर्मूला होता है बी नॉट बाई म्यू नॉट, है ना। बी नॉट क्या होगा, बी नॉट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, जब स्पेस में रखा है, फ्री स्पेस में रखा है, और फ्री स्पेस का जो परमेबिलिटी होती है उसका वैल्यू होता है म्यू नॉट। तो एच का फॉर्मूला हो जाएगा बी नॉट बाई म्यू नॉट, इसका यूनिट क्या होता है, सेम, यानी दोनों का यूनिट क्या होगा, सेम। आई और एच का दोनों का यूनिट क्या होता है, दोनों का यूनिट हो जाता है सेम। बता, इन दोनों का डेफिनेशन पढ़ के चले जाना अच्छे से, फॉर्मूला पढ़ के चले जाना अच्छे से, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। ये एग्जाम में कभी डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट टाइम आते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, कहता है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है विच शो हाउ इजिली ए सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज, है ना, किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जो ये बताएगा हमें कि वो सब्सटेंस कितना जल्दी मैग्नेटाइज हो सकता है, वो यानी वो कितना इजीली मैग्नेट बन सकता है। जैसे आप एग्जांपल लो एक आयरन का और एक प्लास्टिक का, दोनों को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखो, कौन जल्दी मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा, कौन मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, वो होता है हमारा आयरन। तो इसी को बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि जो आयरन है इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत हाई है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा आयरन है वो बहुत जल्दी मैग्नेट बन सकता है, इसलिए। प्लास्टिक नहीं बन सकता है, तो बोलेंगे प्लास्टिक की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत कम है, ठीक। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं एक्स एम इक्वल टू आई बाई एच। आई बाई क्या था अभी पता था, आई को हमने बोला था आई को बोला था मैग्नेटाइजेशन, और एच को बोला था हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दोनों का रेशियो होता है। अब कुछ बात आता है, यहाँ से हमें कुछ प्रूफ याद रखना है ना, कुछ प्रूफ बताते हैं। पहले छोटा सा प्रूफ है, कभी कभी एग्जाम में से पूछा जाता है, तो याद रखना 3 मार्क्स के लिए कभी कभी ये वाला प्रूफ आपसे पूछा जाता है ना, प्रूफ पूछा जाता है कभी कभी 3 मार्क्स। तो एक 3 मार्क्स का मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो यहाँ से आता है, रियली चांस है लेकिन आ जाता है। कह रहा है कि मान लो, अब थोड़ा समझ लो कैसे कर रहा है कि लेट सपोज अगर यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैंने कहा पर यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, पूरे एरिया में, पूरे में क्या पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, और क्या क्या हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल को रखा है, मैग्नेटिक मटेरियल मतलब आयरन को रखा है। जैसे हम आयरन को रखेंगे तो क्या होगा ना, बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर का जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लो एयर है, बाहर में एयर है, तो बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसकी वैल्यू हो जाएगी बी नॉट हो जाएगी, क्योंकि बाहर में क्या था हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो कहाँ पर है, एयर में, तो एयर में जो मैग्नेटिक फील्ड किया इसको हमने बनाया बी नॉट से। अब कहता है कि जैसे ही हम इस मैग्नेट के यहाँ रखेंगे एक मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब एक हम आयरन को रखेंगे, ये भी थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज होने का मतलब होता है कि ये भी हो सकता है कि इस डायरेक्शन में इसका सारा डाइपोल इंड्यूस हो जाए एक सेम डायरेक्शन में, तो बोलते हैं कि इसके अंदर भी हम बोलते हैं एक मैग्नेटिक, है ना, ये भी इसका भी अपना अंदर एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, को बोलते हैं बी आई बोलते हैं कि इसके अंदर भी अपना एक मैग्नेट ये अपना क्रिएट कर लिया है। क्योंकि जैसे देखोगे ना, जैसे ही आप इस मैग्नेट इस आयरन के कांटेक्ट में दूसरा आयरन लाओगे, वो आयरन इसके टच हो जाता है, टच करने पर ये इसके स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है, कि कहीं ना कहीं ये जो मैंने आयरन बनाया है, ये रेड कलर का जो आयरन बनाया है, ये कहीं ना कहीं मैग्नेट बन गया है। क्यों बना है, कि इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा था इसलिए। तो यानी इस आयरन के अंदर भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जिसको हमने डिनोट किया बी आई से, ठीक। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अब देखो इसमें कुछ लाइन तो इसकी भी है, कुछ तो हमारा मैंने कहा ये जो ब्लू कलर का लाइट भी जा रहा है रे, तो ये एक तो ये भी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। इस चीज के अंदर देखो दो है, एक तो होगा एक जो हमारा ब्लू कलर का है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरा ये जो इंड्यूस हो गया ये भी इसका अपना है। तो इसके अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो 2 मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एक बाहर वाले कारण और एक इसका अपने इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी के कारण। तो हम बोलते हैं जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यही फॉर्मूला पूछा जाता है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है एक तो अंदर वाले कारण प्लस एक होता है इंड्यूस के कारण, ठीक है, बात समझ जाएगा, इंड्यूस के कारण। कुछ याद रखना, अभी देखो बी नॉट का फॉर्मूला क्या होगा ना, एच इक्वल टू था बी नॉट बाई म्यू नॉट, अभी लिखा था
एच का फॉर्मूला क्या था, एच का फॉर्मूला था हमारा बी नॉट बाई म्यू नॉट, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो बी नॉट का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा म्यू नॉट इंटू एच, और जो हमारा इंड्यूस है ना, जो हमारा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ये होता है म्यू नॉट इंटू आई टाइम्स। क्या होता है इसका याद रखना, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी है ना, मैग्नेटिक पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा, इसके अंदर जितने छोटे छोटे इंड्यूस डायपोल होंगे, इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा बनेगी। क्यों, मैंने भी क्या कहा था, ये आई क्या था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर कितने छोटे छोटे डायपोल है ना, इसके अंदर जितने ज़्यादा छोटे छोटे डायपोल्स होंगे उतना ज़्यादा इसके अंदर फील्ड की स्ट्रेंथ बनेगी, बी आई बनेगी, इंड्यूस वाला। बात समझ आ गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आई का फॉर्मूला क्या है, आई को हम यहाँ से लिख सकते हैं, ऊपर देखो तो इस चीज़ को हम लिख सकते थे बी नॉट इंटू, अब आई का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ सकते हैं आई इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स एम इंटू एच लिख सकते हैं, तो यहाँ से दिया हम लोग को एक्स एम इंटू एच लिख दिया। तो अब इक्वेशन नंबर 1 से, अब इक्वेशन 1 से आओ तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अंदर बी एम, इसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एच, ये वाला फॉर्मूला, और बी आई का फॉर्मूला हो जाएगा प्लस हो जाएगा मी नॉट इंटू एक्स एम इंटू एच, यानी जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अंदर, इसका बी एम का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा मी नॉट इंटू एच, निकाल लो यहाँ से कॉमन, क्या बच गया, बच गया यहाँ से 1 प्लस एक्स एम, ठीक। और इसको बोल सकते हैं जो बी एम होगा ये क्या हो जाएगा, मी नॉट इंटू एच, क्या फिर से क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी नॉट लिख सकते हैं, तो बी नॉट इंटू 1 प्लस एक्स एम। तो एक फॉर्मूला आपके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो ये आता है, ये वाला फॉर्मूला है ना, कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अंदर में वो कितना होगा, वो बी नॉट यानी बाहर वाला जो मैग्नेटिक बनेगा प्लस एक्सएम के बराबर होता है। हम यहाँ से और कर सकते हैं, यहाँ से हम और लिख सकते हैं, हम चाहे तो बी एम लिख सकते हैं म्यू इंटू, इसको हम इस चीज को लिख सकते हैं म्यू इंटू एच, जैसे लिखा ना बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, तो इस बी एम लिख सकते हैं म्यू इंटू एच। ये क्या होगा, इसको बोलते हैं परमेबिलिटी इन ए मीडियम, किसी मीडियम में। और इसको लिख सकते हैं फिर से, और इस बी नॉट लिख सकते हैं हम लोग म्यू नॉट इंटू एच, और लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स एम, यानी यहाँ से एच का टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से म्यू का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो बन जाएगा म्यू नॉट इंटू 1 प्लस एक्स एम, ठीक। और यहाँ से टर्म और सकते हैं कि म्यू बाय म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं म्यू आर, को बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, यानी जो रिलेटिव परमेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो बन जाता है 1 प्लस एक्स एम, ठीक है। तो इतने सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है, नहीं याद होगा तो कम से कम ये जो मैं आपको बना रहा हूँ येलो कलर से, बस इन सारे वाले फॉर्मूले को एटलीस्ट कम से कम याद रखना, इससे भी काम आपका हो जाएगा, है ना। जो मैं बनाया है बस इतने वाले फॉर्मूले भी याद रखो तो आपका काम हो जाने वाला है और कुछ नहीं। बात समझ जाएगा, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब बात दरअसल ये आता है कि ये जो मैंने कहा जो हमने यहाँ पर जो मैग्नेट जो भी मैंने मैग्नेटिक मटेरियल रखा था, ये हो सकता है ये आयरन भी हो, कॉपर भी हो, वुड भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो क्या कहते हैं डिफरेंट मटेरियल हो सकता है, और डिफरेंट मटेरियल होगा वो अलग अलग टाइप से मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को शो करेगा, यानी वो कुछ होंगे जो मैग्नेट बन जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मैग्नेट नहीं बन सकते हैं। तो इस क्या कहते हैं, इसके बेसिस पे हम पूरे चीज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स को, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, एंड इट इज द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। दिस इज द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द ऑल बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैक बोर्ड, स्टेट बोर्ड, जितने भी सबके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है वो अक्सर आपसे यहाँ पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है जनरली, एक तो ये पूछ सकता है कि बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसमें से आप कोई भी 3 डिफरेंस ले सकते हो। तो पहले जो क्वेश्चन आ सकता है वो पूछा सकता है सभी के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करने, क्या सकता है आपसे पूछा सकता है सभी के बीच में डिफरेंस क्या है, ये फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा पूछा जाएगा, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है। और थर्ड जो पूछा जाता है वो एसर्शन रीजन, है ना। एसर्शन रीजन किसके लिए, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो सीबीएसई बोर्ड में यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो कहते हैं कि हमारे पास 3 टाइप के मेटेरियल है, पहला बोलते हैं इसको डायमैग्नेटिक, फिर बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, और लास्ट वाले को बोलते हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या होते हैं, तो कहता है जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप रखोगे तो कहता है इट इज वीकली मैग्नेटाइज अपोजिट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जो हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड किया है उसके अपोजिट में ये क्या करता है, उसके अपोजिट में इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। कैसे, तो ऊपर में दिख रहा होगा कि आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऊपर में हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमारा कहीं ना कहीं ऐसे है, ये हमारा हो गया बाहर वाले का मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा देखने को, अब बीच में देखना एक अंदर बन रहा है जो जस्ट इसके अपोजिट चलेगा, है ना। इसको बोलते हैं ये मैग्नेटाइज तो होगा लेकिन अब
ऑपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कौन है यहाँ पर? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा, इसको बनाया है ब्लू कलर से, इसके जस्ट क्या बन जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा लेकिन ऑपोजिट होगा। तो रेड कलर कौन है? इसके ऑपोजिट वाला है। ठीक, सेकंड पॉइंट बात करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है, इसको बोलते हैं इट इज वीकली मैग्नेटाइज अलोंग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये भी मैग्नेटाइज होगा लेकिन कहाँ होगा? जिधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ब्लू कलर का, तो इसके अंदर जो मैग्नेट की इसके अंदर यानी इस सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी क्या रहेगा? दोनों का दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा, याद रखना। इसलिए बोलते हैं ये वीकली मैग्नेटाइज होगा और कहाँ होगा? ये अलोंग, मतलब सेम डायरेक्शन विद द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है। और फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? देखो, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक यहाँ दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, बस कहाँ होगा? जहाँ पर लिखा था वीकली वो बन जाएगा स्ट्रांग। यानी ये तो होगा लेकिन क्या होगा? ये स्ट्रांगली होगा, मतलब इसके अंदर बहुत सारे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो देखोगे अंदर में ऐसे रेड वाले कलर्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, मतलब ये बहुत हाईली मैग्नेटाइज हो जाता है। ये क्या करता है? बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को भी अपने अंदर ले आता है। ये क्या करेगा? सिंपल सा जो मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारा कुछ ऐसे बन रहा होगा बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये भी क्या होगा? ये भी धीरे धीरे क्या होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड सबको अपने अंदर ऐसे ले आता है ना, सब क्या करता है? अंदर वो अट्रैक्ट कर लेता है इस टाइप से। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपसे ये पूछा जाता है एमसीक्यू में, ये वाला आपको डायग्राम बना के दे देगा, पूछेगा ये क्या है सब्सटेंस, है ना। देखना इसका जो एरो होगा, इसका एरो अगर उल्टा है मतलब ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, अंदर में एरो अगर सेम डायरेक्शन में हो गया तो समझना वो पैरामैग्नेटिक है। ठीक, जल्दी जो पूछा जाता है वो डायमैग्नेटिक के बारे में ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? तो रखना कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये वीकली रिपेल्ड होता है, बस इतना पूछा ना कि इट इज वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और पैरामैग्नेटिक क्या होगा? इट इज वीकली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और जो हमारा फेरोमैग्नेटिक होगा इसको बोलते हैं ये स्ट्रांगली होगा। मैंने कहा था ना कि बस ध्यान रखना कि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक बस डिफरेंस इतना है, जहां पर वीकली होगा वो बन जाएगा जस्ट स्ट्रांगली। ठीक, अगर डायमैग्नेटिक होता है रिपेल तो ये दोनों हो जाएगा अट्रैक्टिव। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक का जस्ट अपोजिट रहेगा पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में डिफरेंस इतना ही है कि जो पैरामैग्नेटिक में रहेगा वीकली, फेरोमैग्नेटिक बन जाएगा वो स्ट्रांगली। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो आपका यहाँ से बनता है ना। आपसे पूछता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू। याद रखना कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू होती है, एक्सएम की वैल्यू होती है, वो स्मॉल होती है और नेगेटिव होती है। मतलब कि जो वैल्यू होगी वो -1 और 0 के बीच लाई करेगी। तो जो भी नंबर -1 और 0 के बीच लाई करता है इसको हम लोग इस नंबर को हम स्मॉल बोलते हैं, और ये नंबर कैसा होता है? नेगेटिव होता है। अगर इसकी वैल्यू 1, 0 और 1 के बीच लाई कर गई तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कि ये नंबर पॉजिटिव है, क्योंकि ये नंबर 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा हो गया तो नंबर पॉजिटिव है, लेकिन 1 से छोटा है इसलिए बोलेंगे ये नंबर स्मॉल है। और जब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए, 10,000, 1,000 हो जाए एक्स की वैल्यू, तो इसको बोलते हैं ये हमारा क्या है? ये किसकी वैल्यू होती है? ये होती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए एक्सएम की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। जैसे कि एग्जांपल लिख लेते हैं ऐसे कि मान लो अगर आपको दिया गया है कि एक्सएम की वैल्यू अगर कहा ये 0.5 है, एक दिया गया एक्सएम की वैल्यू कहा अगर -0.3 है, और एक एक्सएम की वैल्यू गिवन है वो उसने कह दिया मान लो 1000 है, तो बताओ कौन कौन सा मटेरियल है। ठीक, तो पहले देखो ये पॉजिटिव है, छोटा है, तो ये हो जाएगा हमारा पैरामैग्नेटिक। मैंने कहा था छोटा हो और 1 से छोटा, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो और 1 से छोटा हो, मतलब 0.5 पे, तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक। अगर वैल्यू नेगेटिव आ गई, जैसे नेगेटिव आ गया समझ लो ये क्या है? ये हमारा डायामैग्नेटिक है। और जैसे वैल्यू अगर 1 से बहुत ज़्यादा आ गया, 1000 आ गया, प्लस है और 1000 है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। बात समझ आएगा? इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में। रिलेटिव पेरियोडिटी आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसको चीज़ को आप स्किप कर सकते हो, है ना, इस चीज़ को स्किप कर सकते हो, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब आता है कि टेम्परेचर पे कौन कौन डिपेंड करता है। तो याद रखना डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब कि जो एक्सएम की वैल्यू होती है वो टाइम से इंडिपेंडेंट होती है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब इसकी एक्सएम की वैल्यू जो होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, ये वैल्यू टेम्परेचर घटने बढ़ने पर इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यानी इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी ये टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। जैसे क्वेश्चन आगे आपसे आ सकता है कि एक्सएम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो विच फॉर्मूला इज करेक्ट? तो याद रखना एक्सएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁻0। ठीक, तो इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका बस ये दोनों रहता है। ये एमसी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो हमारा डायमैग्नेटिक का होता है। और लास्ट आता है कुछ एग्जाम्पल याद रखना। एग्जाम्पल जैसे आप क्या क्या याद रख लो, एग्जाम्पल में याद रखने लायक है कि डायमैग्नेटिक का एग्जाम्पल होता है कॉपर, है ना, कॉपर वाटर, इतना याद रखो, कॉपर वाटर रखना, ये क्या होते हैं? हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है,
पैरामेटिक कहता है सोडियम एल्युमिनियम, है ना, ये सब क्या है, ये हमारे सबके सब पैरामेटिक सब्सटेंस है। और आपका जो पैरामेटिक सब्सटेंस है वो कौन होता है, फेरस कोबाल्ट निकल। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जो याद रखना, आप इनका एग्जाम्पल याद रखना, है ना, ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको डायरेक्टली यही पूछा जाता है। ठीक है, फेरोमेटिक कोबाल्ट और निकल, ये क्या है, फेरोमेटिक कोबाल्ट और निकल, ये आपके फेरोमेटिक सब्सटेंस है, जिसको हम लोग हिंदी में शायद लौह चुंबकीय बोलते हैं। ये वर्ड को भी याद रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से 3 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, एसेशन रीजन पूछा जा सकता है। इसलिए लास्ट आता है टॉपिक का, लास्ट टॉपिक होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्यू टेम्परेचर। क्यू टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर एवर विच ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, है ना, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जैसे मान लो मैंने कहा कि एक हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये कैसा है, एक मान लो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, कह रहा है इसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या करेगा, इसका जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा, इंक्रीज करेगा। अब जब का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ने के बाद जब इसका टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए, जिसको बोलते हैं क्यू टेम्परेचर, उससे ज़्यादा हो जाए, तो ये बन जाएगा एक हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा। तो कहता है द टेम्परेचर एवर विच ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव्स लाइक ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज नोन एज क्यू टेम्परेचर, है ना। तो एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जाता है कि एबव क्यूरी टेम्परेचर ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव्स लाइक, है ना, कैसा आता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एबव क्यूरी टेम्परेचर ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव्स लाइक। ऑप्शन आता है फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। ऑप्शन क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, है ना, क्योंकि क्यू टेम्परेचर से ज़्यादा बढ़ा दोगे तो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करने पर अगर उसका टेम्परेचर क्यू टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए तो वो अब जो हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो कैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, अब वो स्टार्ट कर देगा एज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के जैसे। तो यही था जो सबसे इंपॉर्टेंट था। और ये भी याद रखना, ये कभी कभी आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाता है, इसका डेफिनेशन पूछा जाता है, तो 1 मार्क्स में इसका डेफिनेशन भी पढ़ के चले जाना अच्छे तरीके से। ठीक है, तो बस इतना ही था आज का वीडियो, खत्म हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि आजकल में आपको हो सकता है उसका भी वीडियो में आप अपलोड कर देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जल्दी हमारा सारा चैप्टर 2 से 3 दिन में हम 3 दिन में हम सारा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे।